शाम का समय था। तेज हवा के साथ भयंकर वर्षा हो रही थी। अर्जुन अपने घर की खिड़की से बाहर हो रही वर्षा को देख रहा था कि तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो सामने उसका मित्र अशोक खड़ा था। अशोक, तुम इस समय? क्या बात है? अर्जुन, हम दोनों जिस खजाने को ढूंढ रहे थे ना, वो मुझे मिल गया। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ अर्जुन, मैं सच कह रहा हूँ। वो खजाना जंगल की गहराइयों में एक टूटे हुए खंडहर के अंदर मौजूद है। मैं जंगल में शिकार करने गया था। जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा उस खंडहर के अंदर से सोने रोशनी जगमगा रही थी। जरूर उस खंडहर के अंदर सोना होगा। याद है तुम्हें? कुछ समय पहले जंगल के एक बूढ़े ने उस खंडहर के अंदर इस खजाने का जिक्र किया था और कहा था कि वहाँ इतना सोना है कि वहाँ से गुजरने वालों को दूर से ही सोने रोशनी नजर आती है। मेरे मित्र, कल सुबह ही उस टूटे हुए खंडहर की ओर हम लोग चलेंगे। नहीं, मुझे सब्र नहीं होता। चलो ना, हम दोनों अभी इसी समय चलते हैं। ठीक है, मैं अपनी बहन को बोल कर आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन अपने घर के अंदर चला गया। दोनों बहनें गौरी और राधा वहीं बैठी थी। सुनो, कुछ देर बाद मैं घर पर आऊँगा। भैया, लेकिन आप इस समय तो शिकार पर नहीं जाते। राधा ठीक कह रही है भैया, मुझे तो लगता है आपको शिकार पर जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वर्षा बहुत तेज हो रही है। चिंता मत करो, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ ना, अगर वो काम सफल हो गया तो फिर मैं कभी शिकार पर नहीं जाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन अपने घर से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में अर्जुन और अशोक भयंकर वर्षा के बीच घने जंगलों में चल रहे थे। काफी देर चलने के बाद अशोक ने उंगली से एक टूटे हुए खंडहर की ओर इशारा किया। वो देखो अर्जुन, सोने किरणें जगमगा रही हैं। यही वो खंडहर है। अर्जुन और अशोक जैसे ही उस खंडहर के अंदर गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस टूटे हुए खंडहर के अंदर बहुमूल्य सोने का भंडार रखा था। बाप रे, यहाँ तो बहुत सारा खजाना है। इतना खजाना तो किसी राजा महाराजा के पास भी नहीं होगा। अरे, हम तो इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। लेकिन अशोक की आंखों में लालच आ चुका था। हम नहीं, मैं मेरी भूल थी जो मैं तुझे अपने साथ यहाँ ले आया। काश कि जब मैं पहले यहाँ से गुजरा था उसी समय इस खंडहर के अंदर चला जाता और इस खजाने को देख लेता तो मैं तुझे कभी यहाँ नहीं लाता। लेकिन कोई बात नहीं, यह खजाना मेरा है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। तुझे क्या हो गया है अशोक? अरे कुछ नहीं हुआ है, बस मेरी आंखें खुल गई है। ये खजाना मैंने ढूंढा है, इसलिए मेरा इस पर अधिकार है। इतना कहकर अशोक सोने के सिक्कों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने सोने के सिक्कों को स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें चमकी और वो पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। हे भगवान, ये तो पत्थर का बन गया। इसका मतलब ये खजाना मायावी है। जरूर यहाँ कोई रहस्यमय शक्ति है। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। अर्जुन वापस जाने ही वाला था कि तभी उसके मन में एक विचार आया। वो रुक गया और खजाने को देखने लगा। शायद भगवान चाहते हैं कि ये खजाना पूरा मुझे मिले। अगले ही पल अर्जुन के मन में भी लालच की परछाई लहराने लगी। अर्जुन धीरे धीरे कदमों से एक सोने के कलश के पास गया। जैसे ही उस सोने के कलश को स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें चमकी और वो अचानक गायब हो गया। आखिर अर्जुन कहाँ गायब हो गया और इस खजाने का क्या रहस्य था? राधा अपने घर के आंगन में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठी थी। तभी वहाँ गौरी आ गई। राधा, क्या हुआ? काफी देर से देख रही हूँ, तुम वृक्ष के नीचे बैठी हुई हो। आज भैया की बहुत याद आ रही है। ये सुनकर गौरी भी उदास हो गई। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं अपने भैया को याद न करती हूँ। उस बरसाती शाम को भैया जंगल गए थे, फिर कभी वापस नहीं आए। अच्छा सुनो, मैं मुखिया जी के खेत में काम करने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर गौरी मुखिया के खेत में चली गई। गौरी, मेरे खेत में बहुत सी औरतें और पुरुष काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनती तुम हो। मेहनत नहीं करूँगी तो फिर कैसे चलेगा मुखिया जी? और फिर आप तो जानते ही हैं, मुझे अपनी छोटी बहन राधा का विवाह भी करना है। मैं देखकर मुझे बहुत गर्व होता है गौरी। अर्जुन के जाने के बाद तुमने राधा को बहुत अच्छी तरह संभाला है।
और अपने आप को भी संभाला। वाकई तुम बहुत ही हिम्मत वाली लड़की हो। गौरी मुस्कुरा दी और काम पर लग गई। शाम को गौरी जब घर वापस आई तो उसने देखा कि राधा अभी भी वहीं बैठी हुई थी। अरे राधा, तुझे क्या हो गया है? अभी भी यहीं बैठी हुई है? दीदी, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल, क्या बात करनी है? दीदी, आप तो काम पर चली जाती हैं और मैं सुबह से शाम तक घर पर अकेली बैठी रहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आपकी तरह काम करूँगी। अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ और वैसे भी आपकी और मेरी उम्र में फर्क ही कितना है। मैं केवल 1 वर्ष ही आपसे छोटी हूँ। लेकिन राधा, तूने तो कभी काम नहीं किया। मुझे तो वर्षों से खेतों में काम करने की आदत है। तू भला क्या काम करेगी? कुछ देर पहले सावित्री चाची यहाँ आई थी। बता रही थी कि हमारे गांव के धनीराम को एक नौकरानी की जरूरत है हवेली की साफ सफाई के लिए। मैं ये काम अच्छी तरह कर सकती हूँ। इससे मेरा समय भी कट जाएगा और कुछ आमदनी भी हो जाएगी। लेकिन धनीराम के बारे में तो सब जानते हैं, वो नजर का अच्छा नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं है? तुझ पर तो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। ठीक है। अगले दिन गौरी काम पर चली गई। कुछ देर बाद सावित्री चाची राधा के पास आ गई। सावित्री चाची, दीदी ने मुझे इजाजत दे दी है। कुछ देर बाद सावित्री राधा को धनीराम के हवेली में ले गई। ये तो उसी शिकारी की बहन राधा है जो 10 वर्ष पहले यहाँ से लापता हो गया था। हाँ धनीराम जी, इसे अपनी हवेली में कोई काम दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, आज से इसे काम पर रख लिया जाएगा। सावित्री वहाँ से चली गई और उसी दिन से राधा धनीराम के हवेली में मन लगाकर काम करने लगी। एक दिन राधा धनीराम की हवेली में काम कर रही थी कि तभी धनीराम वहाँ आया। राधा, तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम कितनी सुंदर हो? ये सुनकर राधा चौंक गई। क्या मतलब? देखो राधा, तुम तो जानती हो कि कुछ समय पहले मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और मेरे पुत्र दूसरे राज्यों में जाकर बस गए हैं। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कभी कभी मुझे अकेलापन बहुत खलता है। मुझे एक साथी की आवश्यकता है। क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर राधा क्रोधित हो गई। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं धनवान हूँ। मैं तुम्हें रानियों की तरह रखूंगा। इतना कहकर धनीराम गलत इरादे से राधा की ओर बढ़ने लगा। इससे आगे अगर कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें धक्का दे दूंगी और थप्पड़ मारकर तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगी। ये सुनकर धनीराम क्रोधित हो गया। तेरी गरीबी पर तरस खाकर तुझे काम दिया और तुझे शादी का प्रस्ताव देखकर तुझ पर एहसान कर रहा हूँ और तुम मुझे धमकी दे रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से और कान खोल करके सुन ले। तेरी जो बहन गौरी है ना, जो मुखिया के खेत में काम करती है, कल मुखिया से कह दूंगा उसे काम से निकाल दे और पूरे गांव में ऐलान कर दूंगा कि अगर गांव में किसी ने भी तुम दोनों बहनों को कोई काम दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। राधा रोती हुई धनीराम की हवेली से बाहर आ गई। राधा फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद जब गौरी वहाँ आई तो उसने राधा को रोते हुए देखा और चौंक गई। राधा, क्या हुआ? राधा ने रोते हुए सारी घटना गौरी को बता दी। उस बूढ़े की इतनी हिम्मत! मैं कल ही मुखिया जी से शिकायत करूंगी और उसके खिलाफ पंचायत बैठवाऊंगी। इतना कहकर गौरी राधा को चुप कराने लगी। अगले दिन गौरी मुखिया के खेत में पहुंची कि तभी वहाँ मुखिया आ गया। गौरी, आज से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या मुखिया जी? गौरी, धनीराम ने ऐलान किया है कि अगर तुम्हें और राधा को गांव में किसी ने भी काम दिया तो धनीराम उससे दुश्मनी मोल ले लेगा। भला उससे दुश्मनी कौन मोल लेगा?
ये सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। धनीराम ने कल मेरी बहन की अस्मत पर हाथ डालने का प्रयास किया था। मैं सोच रही थी कि आप गांव के मुखिया हैं, आपसे उसकी शिकायत करूंगी, मगर मुझे क्या पता था कि आप केवल नाम के मुखिया हैं। आप भी धनीराम से इतना डरते होंगे। ऐसे डरपोक इंसान के यहाँ मुझे भी काम नहीं करना। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली गई। गौरी हर घर का दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन किसी ने भी गौरी को काम नहीं दिया। निराश होकर गौरी घर वापस आ गई और रोने लगी। तभी उसकी बहन राधा वहाँ आ गई। क्या हुआ दीदी? गौरी ने सारी घटना राधा को बता दी। किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया, सब मेरी गलती है। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन मुझे ही अपना अकेलापन दूर करने की ना जाने क्या सूझे और मैं धनीराम की हवेली में काम मांगने पहुंच गई। अब क्या होगा दीदी? घर पर अनाज भी केवल कुछ दिनों का ही बचा है। माँ जिंदा थी तो हमेशा यही कहती थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना कहकर गौरी आंखों में आंसू लिए घर से बाहर निकल गई और जंगल की ओर चल दी। गौरी जंगल में एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, अपनी छोटी बहन के सामने तो मैं चाहकर भी नहीं रो सकती। अगर मैं ही रोने लगती तो उसका सहारा कौन बनता? तभी गौरी की नजर तालाब के किनारे बैठे एक खरगोश पर पड़ी, जो उसे घूर रहा था। खरगोश की आंखों को देखकर गौरी चौंक गई। ये खरगोश तो बड़ी ही विचित्र नजरों से मुझे घूर रहा है। तभी खरगोश दौड़ता हुआ गौरी के पास आ गया। तुम क्यों रो रही हो? खरगोश के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर गौरी बुरी तरह चौंक गई। हे भगवान, तुम तो खरगोश हो, फिर मनुष्य की तरह बातें कैसे कर सकते हो? मैं एक मायावी खरगोश हूँ, एक जादुई खरगोश। तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझे अपने घर ले जाओ और मेरी सेवा करो, उसके बाद तुम मेरा चमत्कार देखना। लेकिन मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? हो सकता है कि तुम कोई राक्षस हो या कोई पिशाच। नहीं, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ और ना ही कोई पिशाच। मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखो। लेकिन आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हारी आंखों के आंसुओं ने मुझे पिघला दिया। कुछ देर बाद गौरी खरगोश को अपने घर ले आई। गौरी ने सारी घटना अपनी बहन राधा को बता दी। दीदी, क्या वास्तव में ये खरगोश हमारी किस्मत बदल सकता है? कोशिश करने में क्या जाता है। उसी दिन से गौरी और राधा खरगोश की सेवा में लग गई। कुछ दिन बाद खरगोश गौरी से बोला, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन दिखने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। सुनो, मैं एक ऐसे टूटे हुए खंडहर का पता जानता हूँ जिसके अंदर किसी प्राचीन राजा का खजाना रखा हुआ है, लेकिन वो खजाना श्रापित है। जब भी कोई उस खजाने को देखता है और उसके मन में लालच आ जाता है तो वो श्रापित हो जाता है। अगर तुम लालच नहीं करोगी तो वो सारा खजाना तुम्हारा होगा। मेरे मन में दूर दूर तक लालच नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी गरीबी दूर हो जाए और मैं अपनी बहन का विवाह धूमधाम से कर सकूं। साथ ही साथ गांव में उन गरीब लड़कियों की मदद कर सकूं जो हमारे जैसी हैं। कुछ ही देर में खरगोश गौरी को उस टूटे हुए खंडर के अंदर ले गया, जहां बहुत सारा खजाना रखा था। गौरी ने एक सोने का कलश उठा लिया। पूरा खजाना मुझे नहीं चाहिए, केवल यही काफी है। मेरी गरीबी दूर हो सकती है, मैं अच्छा घर बनवा सकती हूँ और गांव वालों की भलाई भी कर सकती हूँ। तुमने लालच नहीं किया, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। गौरी सोने का कलश लेकर अपने घर आ गई और सारी घटना अपनी बहन राधा को बता दी। कुछ ही दिनों में गौरी के टूटे फूटे घर की जगह एक अच्छा घर बन गया। एक दिन गौरी और राधा अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी पड़ोस की कौशल्या चाची वहाँ आ गई।
गौरी, मेरी मदद करो। बताओ क्या हुआ? मेरी पुत्री की बारात 3 दिन बाद आने वाली है, लेकिन कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। मेरी पुत्री के सारे गहने चोरी हो गए। अगर गहनों का इंतजाम नहीं हुआ तो बारात वापस चली जाएगी और मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तुम तो बहुत धनवान बन चुकी हो, तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। ठीक है कौशल्या चाची, आप चिंता मत करो, मैं शाम तक आपकी मदद कर दूंगी। कुछ देर बाद कौशल्या चाची वहाँ से चली गई। तभी खरगोश दौड़ता हुआ वहाँ आया। गहनों का इंतजाम कैसे करूं? क्यों ना मैं वो टूटे हुए खंडर से और सोना ले आऊं, जिससे कौशल्या चाची की मदद हो सकती है। विचार तो तुम्हारा अच्छा है। किसी की मदद करना पुण्य का काम होता है। इतना सुनकर गौरी खरगोश के साथ दोबारा टूटे हुए खंडर में गई और बहुत सारा सोना ले आई। कौशल्या चाची, इन सोने के सिक्कों से तुम अपनी पुत्री के गहने बनवा सकती हो। कौशल्या चाची ने गौरी को ढेर सारी दुआएं दी और गौरी वहाँ से वापस आ गई। उस दिन के बाद जब भी गांव में किसी पर विपत्ति आती तो वो गौरी के पास आता और गौरी उसकी मदद करने लगी। ये देखकर धनीराम चौंक गया और अपने नौकर श्याम से बोला, गौरी और राधा कुछ दिन पहले इतनी गरीब थी कि उनके जैसा गरीब तो गांव में कोई नहीं था, लेकिन अचानक से इतनी धनवान कैसे हो गई? वो आपसे भी ज्यादा धनवान हो चुकी है। आपको उनसे मित्रता कर लेनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो। शाम को धनीराम गौरी के घर पहुंच गया। गौरी और राधा धनीराम को देखकर चौंक गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? राधा, मैं अपने किए की क्षमा मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इतना कहकर धनीराम ने गौरी की ओर देखा। गौरी, अब तुम गांव की सबसे धनवान लड़की बन चुकी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और मेरे साथ मिलकर व्यापार करो। तुम बेवजह इन गांव वालों की मदद करके अपना धन व्यर्थ कर रही हो। तुम इन्हें कर्ज दो और भारी ब्याज लगाकर उसकी सारी जमीनें हड़प लो, जैसा मैं करता हूँ। इससे हम दोनों मिलकर इस गांव में दबदबा बना लेंगे। गौरी क्रोधित हो गई। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे तेरी योजना में शामिल नहीं होना और मुझे तेरे जैसा बनना भी नहीं है। धनीराम क्रोधित हो गया। धनवान बनने के बाद तेरी आवाज में अकड़ आ गई है, लेकिन याद रखना, मैं तुझे देख लूंगा। इतना कहकर धनीराम वहाँ से चला गया। धनीराम ने सारी घटना अपने नौकर श्याम को बताई। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है आपकी। अब आप क्या करेंगे? कोई न कोई रहस्य जरूर है जिससे गौरी और राधा धनवान बनी है। बात तो आपकी सही है। आज के बाद गौरी और राधा के ऊपर नजर रखना शुरू कर दो। उसी दिन से श्याम गौरी और राधा पर नजर रखने लगा। एक दिन गौरी बैठी थी कि तभी खरगोश वहाँ आया। जब से तुम दोनों धनवान बनी हो, गांव में खुशहाली आ गई है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिस दिन तुम मुझे मिले थे उस दिन मैं बहुत परेशान थी। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरी और मेरी बहन का भाग्य ही बदल गया। अच्छा सुनो, कल बिरजू काका की बेटी की भी शादी है और वो बहुत ज्यादा गरीब है। हमें उनकी बेटी के दहेज का इंतजाम करना है। तो चिंता क्यों करती हो? इससे पहले तुमने जितने लोगों की मदद की है, टूटे हुए खंडर से खजाना लाकर की है। कल भी इसी खंडर में जाकर खजाना ले आएंगे और तुम बिरजू काका की मदद कर देना। दूर से श्याम ये सब देख रहा था। वो दौड़ता हुआ धनीराम के पास गया और सारी घटना बता दी। धनीराम जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो खरगोश मनुष्य की तरह बातें कर रहा था और टूटे हुए खंडर के अंदर छिपे खजाने की बात कर रहा था। ये सुनकर धनीराम चौंक गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? खरगोश मनुष्य की तरह बातें कर रहा था। मैंने जो कुछ भी बताया वो सत्य है।
ये सुनकर धनीराम उठकर खड़ा हो गया। अगर ऐसी बात है तो कल गौरी उस खरगोश के साथ जरूर उस टूटे हुए खंडहर में जाएगी। हम दोनों उसका पीछा करेंगे। अगर वो खजाना हमें मिल गया तो वो सारा खजाना हम छीन लेंगे। अगले दिन गौरी खरगोश के साथ जंगल के टूटे हुए खंडर के अंदर पहुंच गई। तभी वहां धनीराम अपने नौकर श्याम को लेकर आ गया। तुम्हारा भांडा फूट चुका है गौरी। अब समझ आया तुम्हारे धनवान बनने का रहस्य। ये मायावी खरगोश और ये टूटे हुए खंडहर का खजाना। ये सुनकर गौरी चौंक गई। चौंकने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुमने मुझे अपमानित किया था उसी दिन से मैंने तुम पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। यहाँ से दफा हो जाओ। ये खजाना अब मेरा है। मूर्खों वाली बात मत करो धनीराम, वापस लौट जाओ। तुम नहीं जानते ये खजाना श्रापित है। अगर बुरे मन से इसे छूने का प्रयास करोगे तो तुम श्रापित हो जाओगे। बकवास बंद कर। मैं इस खजाने को लेकर रहूंगा। तो फिर कोशिश करके देख लो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। गौरी की बात सुनकर धनीराम कुछ देर उसे घूरने लगा। तभी श्याम की नजर खजाने पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच उतर आया। धनीराम जी, अब यह खजाना न तुम्हारा है न गौरी का। क्या मतलब है तुम्हारा? अचानक श्याम की आंखें लाल हो गई और उनमें लालच की परछाई उतर आई। क्योंकि ये खजाना अब मेरा है। इतना कहकर श्याम ने पास पड़ा एक पत्थर उठा लिया। मायावी खरगोश, सबसे पहले मैं तेरा खिस्सा खत्म करूंगा। उसके बाद मैं तुम दोनों को भी खत्म कर दूंगा ताकि इस खजाने का रहस्य कोई न जान पाए। इतना कहकर श्याम ने खरगोश पर पत्थर से जोरदार प्रहार किया, लेकिन पत्थर लगने से पहले ही रंग बिरंगी किरणों के साथ खरगोश गायब हो गया और एक तीव्र धमाके के साथ अर्जुन के रूप में प्रकट हो गया। ये देखकर गौरी और धनीराम चौंक गए। श्याम फटी आंखों से अर्जुन को देखने लगा। भैया, आप इतने समय से खरगोश के रूप में थे? हाँ मेरी बहन, मैं ही था। मेरे मन में भी इस खजाने को देखकर लालच आ गया था और मैं श्रापित होकर खरगोश बन गया था। मेरा मित्र श्रापित होकर पत्थर की मूर्ति बन गया था। इतना कहकर अर्जुन ने सामने की ओर इशारा किया जहां अशोक पत्थर की मूर्ति बना खड़ा था। तभी वहां रंग बिरंगे किरणों के साथ एक साधु प्रकट हो गया। सत्य अपने मुंह से बता दो अर्जुन। ये सुनकर अर्जुन रोने लगा। मैं और मेरा मित्र अशोक खजाना लेने के लिए इस टूटे हुए खंडहर में आए थे। इस खजाने को देखकर अशोक के मन में लालच आ गया। जैसे ही उसने खजाने को छुआ वो पत्थर का बन गया। उसके पत्थर बनते ही मेरे मन में भी लालच आ गया और जैसे ही मैंने खजाने को छुआ मैं खरगोश बन गया। खरगोश बनकर मैं जंगल में भटकने लगा। तब मुझे साधु महाराज मिले। उन्होंने मुझे बोलने की शक्ति दी और बताया कि यह खजाना एक प्राचीन क्रूर राजा का था जिसे उसने अपनी प्रजा को लूट कर यहां छुपा दिया था। तब जंगल के देवता ने इस खजाने को श्रापित कर दिया। साधु महाराज ने कहा कि श्राप से मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है कि मुझे किसी ऐसे मनुष्य को तलाशना होगा जिसका मन लालच से मुक्त हो और इस खजाने को भलाई के कार्य में लगाए। 10 वर्ष बाद जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। किस्मत का खेल देखो, एक भाई लालच की वजह से श्रापित हुआ और अपनी सगी बहन की वजह से श्राप से मुक्त हुआ। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया और धनीराम तथा श्याम की ओर देखने लगा। अब बताओ, क्या तुम्हें अभी भी खजाना चाहिए? सोच लो, अगर तुम्हारे मन में जरा भी लालच हुआ तो तुम भी श्रापित हो जाओगे। ये सुनकर अर्जुन साधु के पैरों में गिर गया। साधु महाराज, किसी भी तरह मेरे मित्र को भी श्राप से मुक्त कर दीजिए। मुझे तो मेरी बहन ने श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन अशोक अनाथ है। साधु ने पत्थर की मूर्ति बने अशोक की ओर देखा। उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली
और अशोक फिर से मनुष्य बन गया। साधु ने अर्जुन की ओर देखा। इस खजाने का अधिकार सही मायने में तुम्हारी दोनों बहनों का है, क्योंकि उन्होंने कभी इस खजाने को देखकर लालच नहीं किया। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो गया। धनीराम और श्याम ने अर्जुन और गौरी से क्षमा मांगी और वहां से वापस चले गए। अर्जुन अपनी बहन को लेकर घर पहुंचा। अर्जुन को देखकर राधा चौंक गई। गौरी ने सारी घटना राधा को बता दी। बस भैया, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, आप वापस आ गए, मेरे लिए यही बहुत है। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद अशोक, धनीराम और श्याम सब सुधर गए। इस कहानी से ये सीख मिली कि लालच मनुष्य को पत्थर बना देता है, लेकिन निस्वार्थ भाव और सच्ची नीयत सबसे बड़े श्राप को भी समाप्त कर देती है। सच्ची भलाई ही सबसे बड़ा खजाना होती है।